हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नया एपिसेंटर बन के निजामुद्दीन मरकज उभरा है। वहीं की खबर है, दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज को खाली कराया जा चुका है। 1900 से ज्यादा लोग मरकज से बाहर अब तक निकाले गए हैं। जी हाँ विकास, और नमस्ते भारत में अपने दर्शकों को हम ही ने ये खबर सबसे पहले दी थी कि कुछ देर पहले खबर आई थी कि ये जो 3 दिन से लगातार सिलसिला था लोगों को निकालने का, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। यहाँ से निकलकर लोगों ने दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में शरण ली थी। देखिए कितना बड़ा खतरा इन लोगों ने दूसरों के लिए पैदा कर दिया। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में लोग यहां से गए भी। हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स लाइव होंगे जो बताएंगे कि सरकार अब इससे निपटने की क्या तैयारी कर रही है। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकलते लोग। तस्वीरें बीती रात की हैं, जब 24 घंटे बाद भी निजामुद्दीन के मरकज से लोग निकाले जाते रहे। यहाँ से फैले कोरोना का संक्रमण कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी में 97 केस में 24 मरीज मरकज से लौटे लोग हैं। खतरा बस इतना भर नहीं है। जमात के मरकज में शामिल हुए विदेशी नागरिकों में से 157 ने दिल्ली की 16 मस्जिदों में शरण ली थी। मक्का मदीना मस्जिद भलसवा डेरी, फातिमा मस्जिद पुल प्रहलादपुर, मेवाती मस्जिद पुल प्रहलादपुर, कीकर वाली मस्जिद चांदनी महल, छोटी मस्जिद पटौदी हाउस रोड, पठान वाली मस्जिद चांदनी महल, हौज सुई वालान मस्जिद चांदनी महल, छोटी मस्जिद तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद वजीराबाद, बड़ी मस्जिद मालवीय नगर, जहां पनाह मस्जिद मालवीय नगर, वाहिद मस्जिद शास्त्री पार्क, रशीदिया मस्जिद शास्त्री पार्क, खजूर वाली मस्जिद वेलकम, गोलबाग वाली मस्जिद वेलकम, मिराज मस्जिद जनता कॉलोनी। इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज कर लिया है और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर अभी भी मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए और उसके बाद डॉक्टर उनको एग्जामिन करके उनके जो सिम्टम्स होते हैं उस हिसाब से उनको अस्पताल भेज रहे हैं। 400 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही 1000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। दिल्ली के भारत नगर इलाके से 8 विदेशी नागरिक मिले। मंगोलपुरी के ब्लॉक मस्जिद में भी 7 लोग मिले, जिनकी जांच हो रही है क्या ये निजामुद्दीन से आए थे। जाकिर नगर इलाके में जनता कर्फ्यू के दिन 50 लोग अबू बकर मस्जिद पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को वहां सिर्फ 9 लोग मिले, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। बाकी 41 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट जिले से 48 विदेशी नागरिकों की तलाश कर जांच के लिए भेजा है। स्पेशल ब्रांच ने 200 ऐसे लोगों की जानकारी सभी रेंज के जॉइंट कमिश्नर को दी है जो मरकज से लौटे थे लेकिन गायब हैं। ऐसे लोगों को तलाश कर क्वारंटीन करने को कहा गया है। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे नमस्ते भारत में। वो 16 मस्जिदों की लिस्ट हमने आपके सामने रख दी जहां जहां ये लोग गए थे। लेकिन इन सब के बीच देश के अलग अलग राज्यों से भी जो खबरें आ रही हैं इन लोगों के पहुंचने की, वहां अपडेट देने के लिए हमारे 4 संवाददाता इस वक्त आपके सामने इला काजमी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, दिल्ली की उस जमात के परिसर के बाहर। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ रणवीर लगातार मौजूद हैं, ब्रजेश हमारे साथ भोपाल से जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ी हुए हैं और पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत इला आपसे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप ही की रिपोर्ट से हमें पता चला कि वहां लोगों के निकालने का काम खत्म हो गया है। आप क्या देख रही हैं आसपास? जी बिल्कुल, देर रात तक ये सिलसिला चला जब यहाँ पर फंसे हुए लोगों को निकाला गया। लगभग 2000 लोगों को तबलीगी जमात के इस हेडक्वार्टर से निकाला गया है। अभी जो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की हुई है और पुलिस यहाँ पर तैनात है और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मैं आपको बता दूं 24 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे जिनका संबंध सीधा तबलीगी जमात इसी मरकज से जुड़ा हुआ है और इनमें से 10 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरे देश में ये पूरा हड़कंप मच गया। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ देर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जैसे जिनकी यहाँ पर दुकानें थी, उनको भी जांच के लिए भेजा जा सकता है। उनमें भी संक्रमण कोई है, कोई खतरा है, उनको
इस तरह की जांच की जा सकती है डॉक्टरों के द्वारा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी कि ये जो इलाका है ये काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर मैं आपको बात करूं कि ये तबलीगी जो मरकज है, इसके आगे गालिब लाइब्रेरी है, उसके थोड़ी दूर पर निजामुद्दीन दरगाह है और उसके आसपास भी लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरा अभी बढ़ चुका है उन सभी लोगों के लिए भी। और इसीलिए ऐसी भी खबर आ रही है सूत्रों से कि उन लोगों की भी जांच की जा सकती है। जी इला, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आगे का अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकले लोग देश भर में पहुंचे और अपने साथ कोरोना का संक्रमण लेकर जगह जगह फैल गए। देश के 8 से ज्यादा राज्यों के लोग इसकी चपेट में आए हैं। राज्य सरकार संक्रमित लोगों की पहचान कर रही है और हमने ये रिपोर्ट तैयार ही इसलिए की है ताकि आप देखें, समझें कैसे एक लापरवाही ने पूरे देश में कोरोना के खतरे को डबल कर दिया है। इसीलिए हमारी जोर आजमाइश उन राज्यों से संवाददाताओं को जोड़ने की भी है। इसके अलावा भोपाल से हमारे साथ ब्रजेश मौजूद है, रणबीर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, इला काज़मी लगातार दिल्ली में ग्राउंड जीरो से मौजूद है ही, और बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित देंगी हमें जानकारी। आप समझ पाए कि जिन 8 राज्यों की आप बात करें उनमें से 4 तो रिपोर्टर्स ही हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिंदुस्तान के नक्शे में जिन जिन राज्यों को देख रहे हैं, यहाँ दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज से निकले लोग पहुँचे। यूपी के 157 लोग मरकज के संपर्क में आए। 157 में से 137 लोग अब भी दिल्ली में हैं। 9 लोगों को अलग अलग हिस्सों में क्वारंटाइन किया गया है। दिल्ली के कार्यक्रम में लखनऊ के 20 लोग शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश से मरकज में 711 लोग आए थे, जिनमें से 626 अलग किए गए हैं, लेकिन 85 की तलाश जारी है। पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले सामने आए, जिनमें से 8 तबलीगी जमात के इस मरकज कार्यक्रम में शामिल हुए थे और 5 लोग दिल्ली से लौटे इन लोगों के संपर्क में आए थे। तेलंगाना की बात करें तो मंगलवार को कोरोना के 15 नए मामले आए। सभी लोग मरकज से लौटे थे। तेलंगाना में सोमवार को ही 5 लोगों की एक साथ मौत हुई। पता चला कि ये पांचों दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में गए थे। इससे पहले भी 74 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मरकज की थी। तमिलनाडु में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कुल 1400 लोग मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें से 981 को ट्रेस कर लिया गया है। दिल्ली के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 107 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 31 लोग मिल चुके हैं। सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तबलीगी जमात से लौटे 32 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जबकि 69 लोग आइसोलेशन में हैं। पंजाब के भी 9 लोगों ने मरकज में हिस्सा लिया था। तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। मरने वालों में तेलंगाना के 6 लोग, तमिलनाडु का 1, कर्नाटक का 1 और जम्मू कश्मीर का 1 नागरिक शामिल है। इसके अलावा फिलीपींस के एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, जो इस मरकज में शामिल होकर लौटा था। उत्तराखंड से जानकारी आ रही है कि यहाँ भी 30 से ज्यादा लोग मरकज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नैनीताल में 8 लोग उन लोगों के संपर्क में आए जो दिल्ली के मरकज से लौटे थे। पुलिस ने 8 लोगों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। एक कार्यक्रम और इसके चलते कितने सारे लोग इसकी चपेट पे आ सकते हैं अगर कोरोना का संक्रमण किसी एक में भी होता है तो। रणवीर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। रणवीर का भी रुख कर लेते हैं। रणवीर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 157 लोग इस मरकज में शामिल हुए थे। कहाँ है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है? इस वक्त कहाँ है वो लोग? देखिए, इन 157 लोगों में 9 लोग ऐसे हैं जो यूपी के अलग अलग शहरों में थे, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो सब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित जो मरकज है वहीं पर थे। और चूंकि ये संस्था जिस तरीके से दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन ये सीधे सीधे देवबंद से जुड़ी हुई है जिसका हेडक्वार्टर सहारनपुर में है, तो यूपी में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गाजियाबाद, आगरा और मेरठ का जो दौरा था उसमें गाजियाबाद जाने के बाद तुरंत वो लखनऊ लौटे और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलग अलग जिलों में जांच पड़ताल की जाए। तो
लगातार कल से छापेमारी चल रही है। लखनऊ में भी जो मरकज है उस मरकज में भी छापेमारी हुई। प्रयागराज से 9 लोगों को पकड़ा गया, कन्नौज से उठाया गया है, फिर बस्ती से और अलग अलग इस तरह से शहरों से लोगों को ढूंढा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो 18 लोग जैसे बस्ती से उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और लगातार मामले भी दर्ज किए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है और 8-8 लोगों का जो मरकज का जत्था होता है वो मरकज से निकल के अलग अलग शहरों में जाता है और लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका, इस्लाम के बारे में बताने का काम करता है। तो यूपी में खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर हैं उन शहरों में कौन कौन से लोग दिल्ली के मरकज से निकल कर पहुंचे, किसके किसके संपर्क में आए, वो कहाँ रह रहे हैं, इन सारी पड़ताल का काम अभी प्रशासन कर रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज की बात करें या कन्नौज, बस्ती या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, रणवीर अभी आपको रोकेंगे, सीधे चलते हैं भोपाल। हमारे ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। देखिए, जमात बहुत अच्छा काम करती है, लोगों को धर्म के बारे में अच्छी बातें बताती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं मोहम्मद साद जैसे जो कहते हैं कि ये जो बीमारी है मुसलमानों को बिखेरने के लिए, अलग अलग करने के लिए जानबूझकर फैलाई गई है, इसलिए अलग अलग मत बैठिए, आप मिलते जुलते रहिए। ब्रजेश, मेरा सवाल ये है कि इंदौर में कल जो 17 केस मिले थे, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमात से जिनका लिंक रहा हो? विकास, यही राहत की बात है कि सिर्फ 2 केस ऐसे मिले हैं जो वहां से आए हैं, मगर जो सबसे ज्यादा केस मिले हैं वो भोपाल के हैं। भोपाल के तकरीबन 33 लोग उस मरकज में गए थे। मगर एक राहत की बात यह है कि उन सबको वहीं दिल्ली में रोक लिया गया है, वहीं उनको क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा जो और छोटे छोटे जिले हैं मध्य प्रदेश में, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, यहाँ के 2-2, 3-3 लोग हैं और इन सबको यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। जैसे ही एक खबर आई थी, मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह ने तुरंत एक बैठक की और बैठक के बाद कहा गया कि इसमें जितने सारे लोगों में तुम सबको तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए, सबको क्वारंटाइन किया जाए। तो ये फौरी तौर पर फटाफट ये सारे काम कर लिए गए। मगर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, भोपाल भी वो सेंटर है जहां पे ऐसे पूरे देश भर की जमातें आती हैं। तो 3 मार्च से लेके अभी तक जो तारीख है, उस पूरे महीने भर में करीब 150 लोग यहाँ पे आए थे और वो अभी रुके हुए हैं। जिला प्रशासन ने उनमें से अधिकतर लोगों की स्क्रीनिंग की है और उनमें से 55 लोग विदेशी पाए गए। मगर राहत की बात यह है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। जिला प्रशासन अलर्ट है, शासन अलर्ट है और इन सारे लोगों की जिस तरीके से जांचें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। बस सबसे बड़ी बात यही है कि इंदौर में ऐसे कोई बड़े केस अभी नहीं आए हैं। जो आपकी खबर और आपकी बात सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली होगी। भोपाल में अगर आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन अलर्ट है, तो ब्रजेश, तो भोपाल से खबर हमने आपको दिखा दी, दिल्ली का हाल हमने आपको सुना दिया, लखनऊ भी लिए चले आपको, लेकिन अब पिंकी राजपुरोहित के पास आपको लिए चलते। पिंकी, बेंगलुरु से क्या जानकारी, कितने लोग जमात में शामिल हुए, कितने लोग वहां वापस आए, उनको लेकर क्या अपडेट मिल रही है आपको? कुमकुम, आपको बता दें कि तबलीगी जमात का ये जो कार्यक्रम रहा उसमें सबसे ज्यादा अगर चिंताजनक कहीं पर फैल रहा है तो वो साउथ इंडिया। इसलिए मैं पूरे साउथ इंडिया का आपको जो एक तरह से आंकड़ा देना चाहूंगी। सबसे पहले बात हम अगर कर्नाटका की करें तो 54 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से केवल 26 लोग जो है वो बिदर के हैं। और ये आंकड़ा जो है पूरे कर्नाटका के अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 101 पहुंच गया है। पिछले 12 घंटों के भीतर तमिलनाडु में महज 57 मामले सामने आए, जिनमें से 50 पॉजिटिव मामले वो हैं जो कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा तेलंगाना में भी हमने देखा था कि किस तरह से 6 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद अभी भी वहां पर जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है इसी तबलीगी जमात के कार्यक्रम से देखा जा रहा है। जहां तक आंध्र प्रदेश की बात करें तो पिछले 12 घंटों के भीतर 17 मामले पहले सामने आए थे और कल रात को 4 मामले जो है वो विशाखापट्टनम से सामने आते हैं और इन सबका भी जो लिंक है वो तबलीगी जमात से सामने आ रहा है। तो और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, खास तौर पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो पेशेंट नंबर 10 था उसने जब दिल्ली से ट्रैवल किया था वापस गुंटूर की ओर तो डुरंटो एक्सप्रेस पकड़ी थी। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर कितने लोगों को संक्रमित किया होगा और कितना खतरा जो है वो बड़ा होगा। और इतना ही नहीं, गुंटूर के जो एमएलए उनके भाई को भी जो है पॉजिटिव पाया गया, वो फिलहाल होम क्वारंटाइन में है। इसके अलावा केरला की अगर बात करें तो 24 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से अब तक 9 जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अंडमान निकोबार से भी क्योंकि लोग पहुंचे थे 10 मामले वहां पर सामने आए, जिनमें से 9 पॉजिटिव मामले जो है वो तबलीगी जमात से लिंक्ड है। यानी साफ तौर पर साउथ इंडिया में खास तौर पर ये पूरा जो नंबर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रायपुर से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ बने हुए। ज्ञानेंद्र, वहां से क्या अपडेट आपके पास?
जी देखिए, 101 मामले ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से लौटे हैं छत्तीसगढ़ में। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 32 लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में रखे गए हैं, जबकि 69 लोग हैं वो आइसोलेशन में रखे गए हैं। सबसे ज्यादा अभी 20 लोग ऐसे हैं जो कोरबा जिले में पाए गए हैं। और केंद्र सरकार ने जो सूची जारी की है, खास बात यह है प्रतिमा की केंद्र सरकार ने जो सूची जारी की है उससे अलग, मतलब कि उसके अतिरिक्त भी अगर ढूंढा जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो लोग मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग यहां पर फिलहाल पाए गए हैं उनको मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग उन पर निगरानी रखे हुए है। लेकिन जितने आंकड़े राज्य सरकार के पास आए हैं उससे अलग भी आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे कई जिले हैं, यहाँ पे 41 लोग ऐसे हैं जिन पर खासी नजर रखी जा रही है। दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, रायपुर है, पिंडरा है, कोरिया है। ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर तबलीगी जमात में शामिल होने गए लोग आए हैं और जिन पर निगरानी रखी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ 6 जगह से रिपोर्टर जुड़े हुए थे। हमने पूरा अपडेट दिया तबलीगी जमात ने कैसे पूरे देश में संक्रमण फैला दिया है। हर जगह पर जमात से निकले हुए संक्रमित लोग मिले हैं, क्वारंटाइन किया गया है। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट सच्चाई के सेंसेक्स का, जहां हम आपको झूठ और अफवाह से बचाने वाले हैं। एक तरफ हमारे देश की पुलिस 21 दिन के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नए नए दावे पेश किए जा रहे हैं। और देखिए, दावा क्या है? दावा है कि 14 अप्रैल को खतरा खत्म हो रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है और आर्मी भी तैनात की जा सकती है। देखिए, बहुत संभव है कि आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर इस तरह का कोई पोस्ट शेयर किया हो। तो अगर किसी ने किया है तो हमारी ये रिपोर्ट उसके साथ शेयर कीजिएगा। सच्चाई के सेंसेक्स में हमने इस दावे की पड़ताल की और सच क्या है ये बता रहे हैं आपको, और इसीलिए कह रहे हैं देश को झूठ से बचाने वाला ये शो सच्चाई का सेंसेक्स। शेयर कीजिए हमारी इस खबर को तमाम लोगों के साथ। क्या अप्रैल के मध्य में इमरजेंसी लगने वाली है? क्या आर्मी को तैनात करने की तैयारी हो रही है? ये सवाल व्हाट्सएप और फेसबुक पर घूम रहा एक मैसेज पूछ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी। दावे के मुताबिक इमरजेंसी के हालात में सेना को तैनात किया जाएगा। देश में लॉकडाउन का 1 हफ्ता होने को आया, लेकिन पूरा देश इसी बात को लेकर भ्रम में है कि कहीं लॉकडाउन तो बढ़ा नहीं दिया जाएगा, जबकि कल सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात से साफ इनकार किया है। तो फिर 14 अप्रैल के बाद इमरजेंसी लगने जैसी चर्चाओं को हवा क्यों मिल रही है? इमरजेंसी की चर्चा को ऐसे वीडियो से भी हवा मिल रही है जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए आर्मी तैयार करती दिख रही है। सच पता लगाने के लिए हमने दावे की पड़ताल शुरू की। एबीपी न्यूज के रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत ने बताया कि आर्मी इस दावे का खंडन कर चुकी है। भारतीय सेना के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके कहा गया, सोशल मीडिया पर झूठी और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। हम साफ करते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए मध्य अप्रैल में इंडियन आर्मी और एनसीसी को तैनात करने की योजना नहीं है। जहां तक इस वीडियो की बात है तो ये भारतीय सेना की उस तैयारी का हिस्सा है जिससे कोरोना वायरस से बिगड़ी परिस्थिति में निपटा जाएगा। इसी तैयारी के तहत भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने बड़े बड़े कैंप लगाने की ड्रिल शुरू कर दी है। ड्रिल इसलिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कैसे एक साथ सैकड़ों संक्रमित लोगों को रखा जाएगा और जवान स्पेशल सूट में रहेंगे जो वायरस से उनकी रक्षा करेगा। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। तो देखा कैसे हमने इस दावे की हवा निकाल दी, इस झूठ को हमने औंधे मुंह गिरा दिया। और अगली खबर भी हम दिखाने जा रहे हैं ऐसे ही दावे की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। दावा है कि लॉकडाउन में मस्जिदों पर मनाही हुई तो चोरी छिपे
साथ में नमाज पढ़ने के लिए होटल को मस्जिद बना दिया है। अब देखिए, हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप में भी ये पोस्ट शेयर किया गया हो, फेसबुक पर भी आपने ये देखा हो। तो हमने क्या किया, हमने इस पोस्ट को उठाया और इसकी पड़ताल की। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने लॉकडाउन में होटल में नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की है। जी हाँ, वीडियो में नमाज पढ़ते लोग भी दिख रहे हैं और नमाज पढ़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करती हुई पुलिस भी दिखाई दे रही है। वीडियो की सच्चाई क्या है, दावे का सच क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। होटल का एक कमरे में 40 से 50 लोग नमाज के लिए फर्श पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वीडियो की शुरुआत में पुलिस कमरे के आगे डंडा लिए खड़ी दिखती है। इसके बाद होटल के कमरे में दाखिल होकर लोगों को फटकारती हुई नजर आती है। हम हमारा गला फाड़ के हमारे गले की ऐसे कर रहे हैं। नहीं, नमाज क्यों, किसी मस्जिद क्यों मान रहे हैं? एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने पर पुलिस चेतावनी भी देती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है, लॉकडाउन में एक होटल को मस्जिद बना दिया गया। होटल का नाम अबाबील बताया गया। दावा किया गया, राजस्थान के जोधपुर में अबाबील होटल में लॉकडाउन में 200 लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। एबीपी न्यूज ने सच जानने के लिए जोधपुर के सदर बाजार थाने के SHO से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अबाबील होटल में 400-500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ उसी समय मौके पे गए थे तो पूरा होटल चेक किया। वहाँ 8-10 जने बंगाल के आए हुए हैं जो अभी लॉकडाउन की वजह से यहीं रुके हुए हैं। वो एक बड़े से हॉल में नमाज पढ़ रहे थे और कोई ऊपर छत तक कोई होटल चेक की और कोई दूसरा नहीं। सर, कौन सी होटल थी ये? अबाबील। जोधपुर सदर बाजार के SHO के बयान से साफ है कि होटल में मौजूद लोगों ने ही होटल के कमरों में नमाज पढ़ी, न कि बाहर के लोगों के लिए नमाज का कमरा इबादत के लिए खोला गया। यानी होटल में नमाज पढ़ने की तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। होटल के मौजूद लोगों के नमाज पढ़ने को बाहर से आए सैकड़ों लोगों का नमाज पढ़ना बताकर भ्रामक जानकारी दी गई। वीडियो सच्चा, दावा झूठा। ये होता है सच्चाई का सेंसेक्स। वीडियो सच्चा है, दावा झूठा है। हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया खबर का। और ना सिर्फ वीडियोस, सोशल मीडिया में उठ रही कई पोस्ट भी ऐसी हैं जो आपके आगे अलग अलग तरह की जानकारियां रख रही हैं। एक जानकारी लगातार वायरल हो रही है और वो ये कहा जा रहा है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड जोड़ने की तारीख 30 जून कर दी गई है। ये बता दूं आपको, ये खबर सच्ची है। सोशल मीडिया में अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी आई है तो सच्चाई के सेंसेक्स में हमारी पड़ताल कहती है कि ये खबर सच्ची है। और ऐसे ही एक एक कर हर झूठ का हम पर्दाफाश करने वाले हैं सच्चाई का सेंसेक्स में। देखिए, एक मैसेज बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि मीडिया को इस्लामोफोबिया हो गया। देखिए, हम झूठ का पर्दाफाश करेंगे और सच्चाई को ताकत देंगे। वायरल मैसेज में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की दरगाह में 1000 लोगों के छिपने और जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में 400 लोगों के फंसने का जिक्र है। देखिए, आपने भी कल सोशल मीडिया में अगर लॉगिन किया होगा, खासतौर पर ट्विटर पर विकास, तो बकायदा ये ट्रेंड करने लगा था इस्लामोफोबिया शब्द। दावा किया गया है कि मीडिया दरगाह में छिपने और मंदिर में फंसे होने का जिक्र करती है, यानी कि शब्दों का हेरफेर करती है, धार्मिक भेदभाव करती है और उसका नजरिया मुस्लिम विरोधी है। क्या ये सच है? देखिए सच्चाई के सेंसेक्स में हमारी पड़ताल क्या कहती है। सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज जिसमें लिखा है, मीडिया का इस्लामोफोबिया तो देखिए। लॉकडाउन के कारण एक कारण की 2 परिभाषा। हजरत निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में 1000 लोग दरगाह में छिपे हुए हैं और माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में 400 लोग मंदिर में फंसे हुए हैं। हमने जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की तो हमें वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बयान मिला। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO RK जांगिट ने कहा, सोशल मीडिया पर कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं। इस मैसेज में बताया जा रहा है कि 400 श्रद्धालु वैष्णो देवी में फंसे हुए हैं। ये साफ किया जाता है कि कोई श्रद्धालु वैष्णो देवी में फंसा नहीं है। वैष्णो देवी की यात्रा लॉकडाउन से पहले 18 मार्च से ही बंद है। मैसेज में दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह का जिक्र भी गलत है, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात संस्थान में पाई गई, न कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। लिहाजा मीडिया पर आरोप लगाने वाले मैसेज की पूरी जानकारी गलत और भ्रामक पाई गई। एबीपी न्यूज की पड़ताल में
वायरल मैसेज का दावा झूठा निकला। तो देखिए हमने कैसे झूठ की पोल खोली और अगली खबर हम दिखाते हैं आपको। ऐसे ही सच और झूठ की पोल खोलने वाला एक बेहद विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा है कि कानपुर के सरकारी अस्पताल के बाहर कोरोना के मरीज को तड़पता हुआ छोड़ दिया गया है। क्या ये सच है? क्या कानपुर में किसी मरीज के साथ ऐसा हुआ है? सच्चाई के सेंसेक्स में हमने पड़ताल की। ये जो वीडियो हमने पाया, इसमें मौजूद चीजों को देखकर किसी को भी अस्पताल और डॉक्टर्स को लेकर गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण ये समझना है कि ये सच है भी कि नहीं। देखिए, तो क्या सच में कोरोना को लेकर सरकार, प्रशासन, डॉक्टर्स के गंभीर होने की बातें जो देश में की जा रही हैं वो झूठी है? वीडियो में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल की नमस्ते भारत ने, इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज ने। अस्पताल के बाहर एक तड़पता हुआ युवक को संभालती एक महिला और युवक की मदद करते कुछ लोग। तस्वीरें कानपुर के सरकारी अस्पताल के बाहर की बताई जा रही हैं। अब अस्पताल के बोर्ड को ध्यान से देखिए, लिखा है कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड। यानी साफ है युवक कानपुर के सरकारी अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड के बाहर छटपटा रहा है। लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन वार्ड के अंदर और वार्ड के बाहर खड़े डॉक्टर युवक की मदद नहीं कर रहे। गुस्सा लोग वीडियो बनाकर वायरल करने की भी बात कर रहे हैं। वीडियो बना के इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए ये जानना जरूरी था कि जो युवक तड़प रहा है वो मरीज किस बीमारी का है। इसकी पड़ताल के लिए हम वीडियो वाले अस्पताल में पहुंचे। ये कानपुर का मेडिकल कॉलेज है। हमारी टीम ने कॉलेज के प्रिंसिपल आरती लालचंदानी से पूरे मामले का सच जानना चाहा। डेंगू का मरीज है जिसको दौरा झटका पड़ा है, वो गलती से कोरोना वार्ड के बाहर ले आया गया। कोरोना वाले डॉक्टर सब खड़े हैं, मगर वो हाथ नहीं लगा सकते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, ताकि न इसको हम कोरोना वार्ड में भर्ती कर सकते हैं, नहीं तो ये कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा इसको। ये मिर्गी का दौरा जैसे मैनेज होता है, फिर इसको ट्रॉली पे रखा गया। जब झटका खत्म हुआ, इसको इमरजेंसी ले जाया गया और इसको इंजेक्शन लगा के ये जब ठीक हो गया घर भेजा गया। आरती लालचंदानी के बयान से साफ होता है कि युवक कानपुर के सरकारी अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड के बाहर ही तड़प रहा था, लेकिन युवक कोरोना की वजह से नहीं बल्कि मिर्गी के दौरे की वजह से तड़प रहा था। आरती लालचंदानी ने ये भी बताया कि डॉक्टर ने युवक की मदद क्यों नहीं की। एबीपी की पड़ताल में कानपुर के सरकारी अस्पताल के बाहर मरीज के तड़पने का वीडियो सच्चा है, उसके साथ कोरोना मरीज होने का दावा झूठा है। स्वागत है, बढ़ते हैं सच्चाई के सेंसेक्स में एक और सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, और ये खबर अहमदाबाद से है। ये देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। अहमदाबाद के एक पुलिस इंस्पेक्टर का ये वीडियो था। वीडियो के जरिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, हमने भी विकास से वीडियो देखा, कई लोगों ने ये वीडियो शेयर किया, खासतौर पर ट्विटर पर। वायरल वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर सब्जी वाले का ठेला सड़क पर बेइंतहा उलटता हुआ दिख रहा है। और लॉकडाउन में जब खाने पीने, राशन और दवाइयों की दुकानों को खोलने की छूट है, ऐसे में वीडियो की सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो गया। देखिए क्या है वीडियो की सच्चाई और इसे शेयर कीजिए। बीच सड़क पर सब्जियों के ठेले को पलटता हुआ एक पुलिस वाला। दावा है कि सब्जियों के ठेले को पलटने वाले इंस्पेक्टर का नाम BR चौधरी है। जिसने सड़क पर एक नहीं 2 सब्जियों से भरे ठेले को सड़क पर पलट दिया और ठेले पर रखी सब्जियां चारों ओर फैल गई। घटना को गुजरात के अहमदाबाद का बताया गया। कृष्णानगर इलाके में पुल पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस लॉकडाउन होने की वजह से सब्जी वालों को खदेड़ने लगी। इस बीच इंस्पेक्टर BR चौधरी ने पहले डंडा चलाया, इसके बाद ठेलों को पलटना शुरू किया। इस दावे की सच्चाई के लिए हमने गुजरात के DGP शिवानंद झा का बयान सुना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। કૃષ્ણનગરના જે બનાવ બન્યો છે, વિડીયો ફૂટેજ એકદમ ક્લિયર છે। ધ્યાન ઉપર આવતા જ CPના હું વાત કર્યો કે આ માણસના તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરો। गुजरात के DGP के बयान से साफ है कि इंस्पेक्टर BR चौधरी ने सब्जी के ठेले को पलटा, जिसे खुद
डीजीपी शिवानंद ने माना। अब देखिए इंस्पेक्टर पर कार्रवाई का ट्वीट, जिसमें इंस्पेक्टर को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। एबीपी की पड़ताल में साफ हुआ कि पुलिस इंस्पेक्टर ने लॉकडाउन में सब्जी वालों के ठेले को पलटा, जिसके लिए उस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो कुछ इस तरह से सच्चाई के सेंसेक्स में सोशल मीडिया में तमाम उड़ रही अफवाहों की हवा भी निकालते हैं और जो खबर सच्ची होती है उसको सच्ची खबर की तरह दिखाते भी हैं। यकीन मानिए हम घंटों मेहनत करते हैं, हमारी टीम घंटों मेहनत करती है इस प्रोग्राम के लिए। इसे हम चाहते हैं कि हम ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हमारे साथ बताएं, शेयर कीजिए। कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम आपको, हमारी खबरें कैसी लग रही हैं? @kumkum26 मेरा ट्विटर हैंडल है। मेरा है विकास भा एबीपी और प्रतिमा का है प्रतिमा मिश्रा 04। थैंक यू सो मच। और देखिए क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम। तो अगर आपको कुछ गलत लगा, कुछ बुरा लगा, वो भी बताइए, क्योंकि हम लोग भी सुधार चाहते हैं। बिल्कुल, शिकायत भी बिल्कुल खुले हाथ के साथ हम उसका स्वागत करते हैं। और अब वक्त है आपके सामने वो खबरें रखने का जो बड़ी खबरों के पीछे कहीं छूट जाती हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, कुछ लोगों के तबलीगी जमात मुस्लिमों को गाली देने का आसान बहाना बताया और कहा कि देश के ज्यादातर मुसलमानों ने सरकारी नियमों और सलाहों को ठीक से पालन किया है, जैसे कि किसी और ने किया हो। यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू ने लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार से किसानों और आम आदमी की 6 महीने की बिजली की बिल माफ करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से विधायक निरनोंग इरिंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर कोरोना संकट पर चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दर्ज करने की मांग की है। प्रधानमंत्री की मां हीराबा ने कोरोना के खिलाफ पीएम केयर्स फंड में 25,000 रुपए दान किए हैं। भारत में कोरोना से 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 24 घंटे में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये 272 पहुंच चुकी है। पुडुचेरी में बीजेपी नेता वी सामंत पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन बांटने के आरोप में केस दर्ज किया गया। कोरोना संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहली याचिका सैनिटाइजर और मास्क की जमाखोरी के खिलाफ है, जबकि दूसरी याचिका अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मांग को लेकर की गई। आज से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में देश के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विलय के बाद बन जाएंगे 4 बड़े बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होने के बाद पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। आज से आयकर जमा करने के 2 सिस्टम लागू होंगे। पुराने टैक्स स्लैब के साथ वैकल्पिक स्लैब का भी ऑप्शन होगा। साथ ही मोबाइल खरीदना भी आज से महंगा होगा। मोबाइल पर 12% की जगह 18% की दर से जीएसटी लगेगी। आज से देश में BS6 गाड़ियां बिकेंगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कार कंपनियां BS4 गाड़ियों के बचे स्टॉक का केवल 10% बेच सकेंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन बिक्री के 10 दिन के भीतर कराना होगा। कोरोना संकट पर दिल्ली सरकार ने कमर कसी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल समेत 6 बड़े अस्पतालों को कोरोना वायरस के इलाज के लिए समर्पित घोषित किया। झारखंड और असम में भी कोरोना ने दस्तक दी है। रांची में मलेशिया से धर्म प्रचार के लिए आई महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है, जबकि असम में भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, बचत योजनाओं की ब्याज दरों में सरकार ने कटौती की है। पीपीएफ की ब्याज दर में 0.8 यानी कि 0.8% की कटौती की गई है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती किए जाने के बाद सरकार ने एक कदम उठाया है। देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 11 महीने के उच्चतम स्तर पर फरवरी महीने में वृद्धि दर 5.5% रही। इससे पहले मार्च 2019 में वृद्धि दर 5.8% आंकी गई थी। आजादी के 73 साल बाद पहली बार सीमा सड़क संगठन ने भारत चीन सीमा तक सड़क रास्तों को खोला है। भारी बर्फबारी के चलते अभी भी सड़क पर 8 से 9 फीट तक बर्फ जमा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए राजस्थान के सीकर के बाटडा नाऊ गांव में सैनिटाइजेशन कराने के लिए गांव वालों ने अनोखा कदम उठाया। प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए लोगों ने अपने सर मुंडवा लिए। पाकिस्तान ने पुंछ के कैरानी और कस्बा सेक्टरों में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया।
अप्रैल फूल्स डे पर कोरोना वायरस से जुड़ी फर्जी खबर फैलाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जारी की चेतावनी। कहा, सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा, झूठी अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई से सटे भिवंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। कोरोना संकट से बचाव के लिए केरल के एर्नाकुलम जिला प्रशासन को नेवी ने हाथ धुलने के लिए खास तरीके की बनाई मशीन भेंट की। कोच्चि के नेवल यार्ड में बनाई गई है ये मशीन। पश्चिमी दिल्ली में पुलिस ड्रोन से कर रही है निगरानी। हर गली मोहल्ले में रखी जा रही है नजर। बेवजह बाहर घूमने वालों को ड्रोन से ट्रैक कर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर दिल्ली से है। अब कहानी दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूरों की आपको सुनाते हैं। जी हाँ, बहुत जरूरी है कहानी सुनाना, क्योंकि कोई और नहीं सुना रहा। लेकिन नमस्ते भारत में हम कोई खबर यूं ही नहीं छोड़ देते, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। तस्वीरें गाजीपुर और बदरपुर बॉर्डर की है। प्रवासी मजदूरों की घर जाने के लिए बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है। देखिए और समझिए क्या है लॉकडाउन में मजबूर मजदूरों की हालत, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर की है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर की है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घर गांव वापस जा रहे हैं, इसलिए शहर की सीमा पार करने के लिए बॉर्डर पर भीड़ लगी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लगी है। किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में कपड़ों का बैग। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, इसलिए लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें गाजीपुर में बाल सर्वोदय विद्यालय की हैं। रजिस्टर पर एंट्री की जा रही है। एंट्री के बाद लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। सभी की मेडिकल जांच भी हो रही है। सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया है। स्कूल के कमरे में दूर दूर गद्दे लगाए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से चिंताएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए बॉर्डर पर सीमाएं सील कर दी गई हैं। बदरपुर बॉर्डर पर भी लोगों की भीड़ है। बस के सामने सिर पर बोरी रखे कुछ लोग खड़े हैं। बस पहले से भरी है, इसलिए कुछ लोग निकल पाए। बचे लोग दूसरी बस का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से छोड़ के जा रहा है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, काम नहीं लग रहा, सुबह जा रहा सब। लोगों की भीड़ है तो सुरक्षा भी कड़ी है। पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। सड़क पर भी नजर आ रही हर गाड़ी का पास चेक किया जा रहा है। लॉकडाउन में बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। इन सब के पीछे वजह सिर्फ एक है, कोरोना के लगातार बढ़ते मामले। वो सवाल हमने पूछा था ना, मजदूरों की भीड़ अब कहाँ है? यहाँ है। इसलिए हम कहते हैं कि नमस्ते भारत में कोई खबर हम यूं ही नहीं छोड़ देते। जहां कहीं भी आपको मजदूरों की भीड़ अब नहीं दिख रही होगी, हम आपको बता रहे हैं कि मजदूर अब भी सड़कों पर हैं और बेहाल हैं। देखिए, लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है, ये तो हम आपको बता रहे हैं। बॉर्डर सील हो गए हैं, पलायन कर रहे मजदूर जहां के तहां फंसे हुए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक क्या है मजदूरों का हाल, ये देखिए। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग और बैरिकेडिंग के पीछे मजदूरों की भीड़। तस्वीरें बडवानी की है। लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, जिसकी वजह से घर वापस जा रहे मजदूर बॉर्डर पर फंस गए। बाहर किसी को अभी जाने नहीं दे रहे, तो आप आराम से बैठो, अगला आदेश होगा वैसे आपको यहाँ से रवाना कर देंगे। और प्रशासन को बचा दिया आपकी परेशानियों को देखिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ही लॉकडाउन किया गया। इसी वजह से बॉर्डर भी सील किए गए। अब सभी काम ठप पड़े हैं। ऐसे में रोज कमाकर खाने वाले मजदूर पलायन के लिए मजबूर हैं। ट्रक के ऊपर मजदूर बैठे हैं। तस्वीरें बिहार यूपी बॉर्डर के पास मौजूद कैमूर जिले की हैं। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूर कुछ इस तरह से घर वापस जा रहे हैं। खजूरा चेक नाके के पास पुलिस ने ट्रक रोका। प्रशासन की तरफ से मजदूरों को खाना पानी भी दिया गया, लेकिन मजदूरों ने नीचे उतरने से मना कर दिया। दोनों की तरफ से जो संभव सहायता है वो की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों की तस्वीरें देवली से भी सामने आई। 70 मजदूर एक गांव में फंस गए। मुश्किल में फंसे इन लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग सामने आए। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां अमिताभ बच्चन और सलमान खान के दिए पैसों का हिसाब मांगा जा रहा है।
और देखिए, लोग मदद तो कर नहीं रहे, उल्टा हिसाब मांग रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारी अगली स्टोरी देखिए। अजीब सी खबर है। आपको लगा होगा कि यूपी में अमिताभ बच्चन या सलमान खान के पैसों का हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। यूपी में लॉकडाउन की अव्यवस्था उजागर करती ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान ने भी दिया है, अक्षय ने भी दिया है, अमिताभ ने भी दिया है और लोगों ने सबने दिया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोगों को नहीं पहुँचाया जा रहा। गरीब आदमी घर में खाना होगा जब तो बच्चे खाएंगे। तेल नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है। तस्वीरें मुरादाबाद के लालबाग मोहल्ले की है। लॉकडाउन के बीच भूख से बच्चों का रोना नहीं देखा गया तो महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर पुलिस चौकी पहुंच रही हैं। मैं तो सरकार से कभी तो इतना रुपया आ रहा है, जब इतना रुपया आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? सलमान खान ने भी दिया है, अक्षय ने भी दिया है, अमिताभ ने भी दिया है और लोगों ने सबने दिया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोगों को नहीं पहुँचाया जा रहा। गरीब आदमी मर रहा है। ये हमने थोड़े लगा दिया, हम तो तुम्हारी सेवा तो कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी एक ही परेशानी है, राशन नहीं मिल रहा है। घर में खाना होगा जब तो बच्चे खाएंगे। वहाँ पतेली रख दे, गैस पे कह दे बच्चे खाना बन गया, बच्चे सो जाते हैं। बाहर आदमी को निकलने नहीं दे रहा है तो क्या बच्चों को भूखा मार दे? क्या हम जान से मर जाए? क्या खाना खाया नहीं? खाना कहाँ मिलिया में लाल, कोई जो आवे वो कुछ गाड़ी यहाँ से एक नौबत नहीं है। हमने सिस्टम का तैयार कर लिया है कि कल से आपके घर घर तक सब्जी, दूध, फल और अन्य दवा की व्यवस्था या जो भी आवश्यक सामग्री होगी, इसके लिए लगभग 10,000 से अधिक वाहन हम लोगों ने अभी से चिन्हित कर लिए हैं। दूध है, सब्जी है, आवश्यक वस्तुओं को कल से हम लोग घर घर पहुंचाना प्रारंभ करेंगे। अपील कि सब्जी लेने के लिए आप सब्जी मंडी न जाएं, दूध खरीदने के लिए किसी दूध के बूथ पे आप न जाएं, आवश्यक सामग्री के लिए आप किसी दुकान में न जाएं। तो देखिए, प्रशासन को सबसे पहले ऐसे लोगों के घर खाना पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमने इस दौरान ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि लोगों ने प्रशासन को फोन किया, उनके घर अनाज नहीं है और घर में अनाज भरा पड़ा है। तो ऐसा भी मत करिए, जिसको जरूरत है उस तक अनाज पहुंचने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब खबर दिखाते हैं आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। जी हाँ, गुरुग्राम एनसीआर का इलाका है। पुलिस ने ड्यूटी से लौट रहे एक डॉक्टर की यहाँ पिटाई कर दी। तो जो रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो आप ध्यान से देखिए, इसको शेयर भी जरूर कीजिए। हमारी सभी पुलिस कर्मियों से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान सख्ती ठीक है, लेकिन डॉक्टरों से इस तरह के बर्ताव से उनका मनोबल टूट सकता है। एक कार है, कार के पास महिला पुलिसकर्मी चेहरे पर मास्क लगाए हुए खड़ी है। पास ही में मास्क लगाए हुए एक पुलिस का जवान शख्स को लाठी से मार रहा है। तभी शख्स को पिटता देख कुछ और पुलिसकर्मी आ जाते हैं और मामले को शांत कराने में जुट जाते हैं। वीडियो गुरुग्राम के जमालपुर चौक का है, जहां ड्यूटी से लौट रहे डॉक्टर और पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने डॉक्टर को लाठी से मारना शुरू कर दिया। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। और हमारे साथ इस समय मैनकाइंड फार्मा के सीईओ मौजूद हैं। हमारे साथ इन्होंने 51 करोड़ रुपए का दान किया है, उनसे बात करते हैं। आप अभी राजेश जी कैसे देख रहे हैं जो देश में हालात हैं, संकट के जिस दौर से गुजर रहा है, उस समय हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे जूझने के लिए तैयार है? देखिए, संकट और इतना जैसा प्राइम मिनिस्टर की वर्ल्ड वॉर या सेकेंड जैसा एक माहौल है। राजीव जी, कोई तकनीकी दिक्कत है शायद, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि 1-2 सेकंड में एक बार फिर से आपसे कनेक्शन हम करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ठीक करें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जुनेजा, एक बार फिर से तारुफ आपका करवा देते हैं, सीईओ है मैनकाइंड फार्मा से। देखिए, 2 उद्देश्य हैं राजीव जी से बात करने के। एक, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के वैक्सीनेशन पर काम कर रही है, तो भारतीय दवा उद्योग इस पर कहां तक पहुंचा है ये समझना राजीव जी बहुत जरूरी है। राजीव जी, अपनी बात पूरी करें, अब आपकी आवाज साफ है। जी राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार वैक्सीनेशन को लेकर रिसर्च की जा रही है, भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज इस वक्त दवाई की रिसर्च पर कहां तक पहुंची है? कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौती तो ये बहुत ही बड़ी है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि इतनी बड़ी चुनौती है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह से है।
और अगर हम बोलें तो ये कभी वर्ल्ड वॉर 3 है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सिर्फ वॉर के अंदर देखते हैं कि गन फायर होती है या टैंक्स होते हैं, और जो लॉकडाउन जब करा गया है तो वो इसलिए करा गया है कि लोग घर में रहें, अदरवाइज लोग कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि मैनकाइंड ने जो प्लेज किया है 51 करोड़ रुपीस, वो इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि जब देश को इस चीज़ की जरूरत हो, जैसा वॉर टाइम में जरूरत होती है पैसे की, आपने पास में भी देखा है कि जब भी वॉर टाइम में कभी पैसे की जरूरत हुई है तो लोग हमेशा आगे आए हैं। और जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है या प्रॉस्परस है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आगे बढ़े, वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, वो फार्मा से हो या किसी और इंडस्ट्री से हो। हर एक आदमी की ड्यूटी बनती है कि कुछ जो कम प्रिविलेज लोग हैं उनको हम जरूर दें। जहाँ तक आती है फार्मा की बात आती है तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर तो वेंटिलेटर्स की है, और जो हमारे सबसे बड़े हीरोज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए हमारे पास जो बहुत बड़ी आज की डेट में ज़रूरत है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, क्योंकि अगर वो पहन के पेशेंट्स को देखेंगे तभी पेशेंट्स को वो ठीक कर सकते हैं। कल को उनको कुछ ना हो जाए, अगर उनको कुछ हो जाता है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है ये। और इसके अलावा गरीब आदमी को तो दवाई चाहिए, तब गरीब आदमी को खाना भी चाहिए। जब लॉकडाउन होता है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है गरीब आदमी को, उसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही है। वैक्सीन्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई होती है इसके अंदर, और टाइम लगता है किसी भी वैक्सीन्स को बनने में। जितनी कुछ दवाइयाँ आई हैं और उसमें डॉक्टर्स की सलाह के बिना एडवाइस तो यही है कि नहीं किसी को लेनी चाहिए। जी राजीव जी, मेरा सवाल ये है, आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो वैक्सीन पर रिसर्च कर रही हैं अभी? क्या हम अभी भी जापान, अमेरिका, यहाँ पर जो रिसर्च चल रही है उन्हीं के भरोसे बैठे रहेंगे, या हमारी कंपनीज भी वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रही हैं? कुछ कंपनी श्योरली वैक्सीन के ऊपर हिंदुस्तान की कंपनीज भी काम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप देखें तो निगाहें अभी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ही है, क्योंकि कोई चीज़ अचानक आती है तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ओवरनाइट बन जाए, इसको बनने में टाइम तो लगता ही है। तो कोशिशें तो जारी हैं, और कभी कभी क्या होता है कि एडवर्सिटीज़ में वो काम हो जाते हैं जो आम तौर पर नहीं होते जल्दी। आज की डेट में जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी तरह से वैक्सीन बन जाए, तो हर आदमी का जो नंबर 1 प्रायोरिटी बनी हुई है कि इस वैक्सीन पे के ऊपर काम किया जाए। तो समटाइम्स मिरेकल्स कैन हैपन, हो सकता है जल्दी सामने आ जाए। जी राजीव जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए दो मन में सवाल उठते हैं। पहला सवाल है कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क, आज ही उसकी तरफ से बयान कहा गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई लोगों द्वारा तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, करीब 22 लाख तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 1.5 लाख कैजुअलिटीज वहां हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी वहां की रिसर्च ये कहती है कि उनके पास वो किट मौजूद है जिसमें 5 मिनट में वो कोरोना संक्रमित मरीजों का पॉजिटिव या नेगेटिव होना पता लगा सकते हैं। क्या हम अब तक वहां पहुंचे हैं? जहाँ तक किट की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर भी किट्स आनी तो शुरू हो गई हैं, लेकिन उस तरह की एडवांस किट शायद अभी हिंदुस्तान में नहीं पहुंच पाई हैं कि आप 5 मिनट के अंदर ही इस बात को कर लें। उम्मीद करते हैं जल्दी ये काम हिंदुस्तान में भी शुरू हो जाएगा। आज की डेट में जो किट अवेलेबल है उसमें मेरे ख्याल से, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटे तो लगते ही हैं। अगर आप आज टेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के बाद ही चलता है पता कि आपको कोरोना प्लस है या नेगेटिव है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मलेरिया की दवाई इस बीच जो है उसको लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं कि वो दी जा रही हैं ताकि कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सके हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। तो क्या इस तरह की मांग फार्मा कंपनी से की जा रही है कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए? इसमें कुछ कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मलेरिया की दवाई होती है क्लोरोक्विन, और उसका एक डेरिवेटिव है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नंबर ऑफ कंट्रीज में, नंबर ऑफ जर्नल्स के अंदर यह आया है कि वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। हाँ, कुछ कंपनीज हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाती हैं, हो सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनाती हैं। पास्ट में इस दवाई को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, गाउट में यूज करते थे और ये बहुत सस्ती दवाई है।
और एज पर फ्यू कंट्रीज ये काफ़ी इफेक्टिव है, जनरल इफेक्टिव है, लेकिन अगेन कोई भी काम बिना डॉक्टर्स की सलाह के हमें कभी नहीं करना चाहिए। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप हालात देख रहे हैं अभी, जो नंबर ऑफ पेशेंट लगातार रोज आ रहे हैं, उसको देखते हुए आप भारत के संदर्भ में क्या आकलन रखते हैं? कोरोना वायरस के जो पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट कहां तक जाएगा और क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उससे जूझने के लिए तैयार होगा? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसी विपदा है जिसको ना हमने कभी देखा है, ना कभी हमारे पेरेंट्स ने देखा है, ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा है। कुछ भी इस टाइम पर कहना बहुत ही मुश्किल है। आप उसी के बारे में कोई प्रोडिक्शन करते हैं तो आपके पास कोई पास्ट का कोई रेफरेंस होता है। हमारे पास कोई ऐसा पास्ट का रेफरेंस नहीं है, लेकिन विपदा तो बहुत बड़ी है। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है और डिफरेंट एनजीओ, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट सब काम कर रहे हैं कि जो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप इस नए नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लीजिए कि घर पर रहिए, घर का खाना खाइए और हाथ धोइए, बाहर से किसी को आने ना दीजिए। जो क्वारंटाइन है वही इसका सबसे बड़ा इलाज आज की डेट में दिखता है। ये राजीव फैलेना जी, कम्युनिटी में। जी, आप लोग तो फार्मास्यूटिकल्स से हैं, आपकी कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, एक तरह से आप लोग तो युद्ध लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पर खेलकर। तो आप जैसे लोगों को वाकई सलाम, जो लोगों की समय सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से 51 करोड़ की धनराशि दान की गई है। वो क्या सोच थी, वो क्या नीयत थी जिसके जरिए आपने अपनी तरफ से ये जोर आजमाइश की? आपको कहीं ना कहीं से हमेशा इंस्पिरेशंस मिलती हैं। तो हमारे कंपनी के अंदर जो लोग हैं मैनकाइंडियंस, उन्होंने भी 1 डे की सैलरी इस काम के अंदर दिया, इस 51 करोड़ के अलावा। तो उनमें से ही कुछ लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया कि हमें सर कुछ करना चाहिए। और चूंकि हम उस फैमिली से आए, फर्स्ट जनरेशन कंपनी है जो, और मेरे बड़े भाई इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो फॉर्च्यून है दैट शुड ऑलवेज बी शेयर्ड। और अगर विपदा के टाइम पर आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एक और बात आती है कि जिस दिन अक्षय कुमार ने बोला कि मैं 25 करोड़ रुपए दूंगा, तो आपको लगता है कि यार ये आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वी शुड ऑलवेज, कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। और उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने करा है और भी बहुत सारी कंपनीज आगे आएंगी और उनके कर्मचारी भी, उनके भी लोग और वो खुद भी बढ़ चढ़ कर इस टाइम पर, जब गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होगा जी, कुछ ना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जुनेजा जी, सीईओ मैनकाइंड फार्मा के हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं आगे ही ऐसे ही आप मदद पहुंचाते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जहां तक बात है, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के लिए है। नमस्ते भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं ड्रोन की। ड्रोन का इस्तेमाल आपने अपराधियों पर नजर रखने के लिए सुना ही होगा। आपने ऐसा भी सुना होगा कि एविएशन सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। डिफेंस में भी ड्रोन का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। देखिए, सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तभी वहां पुलिस पहुंचती है, लोगों से पूछताछ करती है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पुलिस की एक नई मुहिम है। तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली की है, जहां पुलिस ड्रोन कैमरे से इलाके पर नजर रख रही है। पुलिस ड्रोन से लोगों को ट्रैक करती है, हर गली मोहल्ले में नजर रखी जाती है, बेवजह बाहर घूमने वालों को पकड़ा जाता है। इसके अलावा पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक भी कर रही है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पे ना जाए। यदि आप किसी भी दुकान या किसी भी काम से बाहर रखते हैं, बाहर निकलते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज मेंटेन करें। आवश्यक खाने का सामान या दवाइयां लेने घर से बाहर निकले, अन्यथा बेवजह घर से बाहर ना जाएं। कोशिश करें कि एक ही आदमी काम कर सके जो घर के बाहर के हैं, एक या उसके साथ दूसरा आदमी ना जाए। पुलिस व प्रशासन के दिशा निर्देशों के पालन करें। ड्रोन से पुलिस बिना समय गवाए हर इलाके पर नजर रख रही है। किसी भी परिस्थिति में तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। एक डॉक्टर का कोरोना
की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ABP न्यूज पर।